मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया। सांकेतिक मुद्रा वैसे ही जैसे हम आज देखते हैं। जैसे हम आज देखते हैं कि 500 रुपये की नोट या 100 रुपये की नोट का मूल्य उसको बनाने में उतना ज़्यादा खर्च नहीं आता है जितनी उसकी कीमत रहती है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर 1000 रुपये की नोट है तो उसको बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 रुपये खर्च हुए होंगे, लेकिन उसकी कीमत कितनी है? 1000 रुपये। तो उसको इतनी बारीक तरीके से बनाया जाता है और इतनी इंटेलिजेंस उसमें यूज़ की जाती है कि कोई उसकी कॉपी ना कर पाए। कुछ ऐसे ही मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। इन्होंने ऐसी सांकेतिक मुद्रा चलाई जिनका सांकेतिक मूल्य तांबे और धातुओं की बनी हुई थी, लेकिन इनका जो मूल्य था वह बड़ी धातुओं के बराबर था, चांदी के मूल्य के बराबर इनका था। अब इन्होंने ऐसा किया कि चांदी के मूल्य के तांबे, कांसे और पीतल के सिक्के तो जारी कर दिए, लेकिन उनको बनाने में ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया। तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग जिनके लिए इन सिक्कों की कॉपी करना बहुत आसान था, उन्होंने अपने घर में पुराने ज़माने में अक्सर तांबे और कांसे के ही बर्तन होते थे घरों में इस्तेमाल करने के लिए। तो उन्होंने अपने घर के बर्तनों को पिघला कर और उन धातुओं से उन्होंने इन सिक्कों की कॉपी बनाना शुरू कर दिया। अब मोहम्मद बिन तुगलक को आगे जाकर ये पता चलता है कि भैया, यहाँ पर 1 लाख सिक्के अगर जारी हुए हैं तो मार्केट में 10 लाख सिक्के चल रहे हैं वही कीमत के। तो इससे क्या हुआ कि इससे जितने जो सिक्के की मूल्य थे वो मूल्य बाजार में गिर गए। अब इससे बर्नी यहाँ पर कहता है कि प्रत्येक हिंदू के घर में नकली सिक्कों की टकसाल खुल गई थी। अब बर्नी को यहाँ पर लगता है कि जो मुस्लिम हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ईमानदार है, जबकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर किसी ने मौके का फ़ायदा यहाँ पर उठाया। चूँकि पीतल, कांसा, तांबे के बर्तन भी थे, घरों पर उन्हें गलाकर नकली राजकीय मुहर लगाकर फैलाए। अफवाहें फैल गई कि सिक्के नकली हैं और इससे नुकसान हुआ। उदाहरण के तौर पर 1 लाख सिक्के बने, उधर जनता ने 9 लाख सिक्के फैलवा दिए। तो इससे क्या हुआ कि मुद्रा का मूल्य गिर गया, बहुत ज़्यादा मुद्रा का मूल्य गिर गया। देखिए, जब मुद्रा बहुत ज़्यादा विस्तार उसका हो जाता है, उसको तो उसमें इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर इसको कहेंगे तो ये जो संचरण यानी कि मुद्रा का बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया। आपके पास में 1 लाख मुद्रा की वैल्यू है। एग्जाम्पल के तौर पर आजकल क्या होता है, रिजर्व गोल्ड रखा जाता है, मतलब आपने 1 लाख करोड़ रुपए की मुद्रा जारी की है तो उसकी कीमत के बराबर का सोना आपने अपने राजकोष में रखा होगा। तो अब आपने 1 लाख करोड़ रुपए की मुद्रा जारी की, आपने एवज में उतना सोना रख लिया। अब ये सांकेतिक मुद्रा है। अब सांकेतिक मुद्रा का ये मतलब है कि अगर उतनी कीमत का सामान कोई अगर खरीदना चाहे तो उसको वो सामान मिलेगा और सरकार उसको गारंटी देगी कि भाई, मैं तुमको ये प्रॉमिस करता हूँ कि जितने रुपए उस मुद्रा में लिखे हैं कि 1000 रुपये है, तो उस 1000 रुपये की वैल्यू मैं तुमको दूंगा। अब 1 लाख करोड़ रुपए जारी किए, लेकिन 10 लाख करोड़ रुपए मार्केट से आ गए, जाली नोट बन के आ गई। अब सरकार के पास में तो 1 लाख करोड़ का ही कोष है। अब जनता जब उनसे डिमांड करेगी वस्तुओं की तो 10 लाख करोड़ रुपए की वस्तुएं उन्हें देनी पड़ेगी और इससे सरकार के ऊपर घाटा आ जाएगा और अर्थव्यवस्था दिवालिया होने की कंडीशन में आ जाएगी। अर्थव्यवस्था यहाँ पर बर्बाद हो जाएगी। तो यही कारण है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यह योजना भी असफल होती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सारे सिक्के एकत्रित करवा कर गलवा दिए और इस योजना का उद्देश्य सही था, क्योंकि धातु जो चांदी थी वो आसानी से मिल नहीं पा रही थी और उसका मूल्य भी काफ़ी बढ़ गया था, तो इससे नुकसान हो रहा था। तो उनका उद्देश्य सही था, लेकिन इसको सही तरीके से क्रियान्वित नहीं कर पाए। साथ ही साथ जो टकसाल के अधिकारी थे उन्होंने भी बड़ी मात्रा में यहाँ पर भ्रष्टाचार किया। अब यह योजना असफल रही और राजकोष पर भारी भार पड़ा। अब खुरासान अभियान यहाँ पर होता है। 3,80,000 सेना खुरासान विजय के लिए मोहम्मद बिन तुगलक भेजता है। सैनिकों को वह एडवांस पेमेंट कर देता है 1 साल का, क्योंकि इतनी दूर सैनिक जाना नहीं चाह रहे थे। तो सैनिक जाएं, उनका कॉन्फिडेंस बना रहे, इसके लिए वह उन्हें 1 साल की तनख्वाह एडवांस में दे देता है
और उनके प्रशिक्षण में भी काफ़ी धन खर्च करता है। लेकिन परिस्थितियां जब बदलती है, खुरासान क्षेत्र में क्या होता है कि जो दो राज्य आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन जब तक ये अभियान शुरू होकर वहाँ तक पहुँचता है तब तक उनमें शांति स्थापित हो जाती है। और जब ये उनसे लड़ने जाते हैं तो दोनों मिलकर इन्हें हरा देते हैं। तो उस कंडीशन में इस अभियान को वापस बुलाना पड़ता है और परिस्थितियां बदलने से मोहम्मद बिन तुगलक ने अभियान रद्द कर दिया और सैनिकों को वापस बुला लिया और नौकरी से सैनिकों को निकाल दिया। अब 1 साल का वेतन चूंकि बहुत सारे सैनिकों को दे चुका था। कितने सैनिकों को? 3,80,000 सैनिकों को। तो इससे राजकोष को भारी नुकसान हुआ। उनके प्रशिक्षण में जो धन खर्च हुआ उससे भारी नुकसान हुआ और एक साथ इतने सारे सैनिकों को नौकरी से निकाला गया तो यहाँ पर बेरोजगारी भी बड़े स्तर में हुई, जिससे विद्रोह यहाँ पर होने लगे। अब सैनिकों को वापस बुलाया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया। अब सैनिकों के से ये एडवांस मांगते हैं, पर सैनिक कैसे देंगे क्योंकि सैनिक तो उन पैसों को खर्च कर चुके हैं। इससे राजकोष को भारी नुकसान हुआ। मंगोलों से सुरक्षा तथा सल्तनत के विस्तार के लिए अभियान था। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कि सल्तनत काल में अब तक जितने भी शासक हुए, चाहे वह गयासुद्दीन बलबन हो या फिर वह फिरोज शाह वह इससे पहले जो इनके पिता हैं गयासुद्दीन तुगलक हो, बलबन हो या फिर अलाउद्दीन खिलजी हो, इल्तुतमिश हो, ये सारे बड़े बड़े शासक मंगोलों से बचने के उपाय ढूंढते हैं कि भाई हम मंगोलों के आक्रमण को कैसे रोकें या फिर उनके आक्रमण को कैसे टालें। लेकिन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक होता है, पहला सुल्तान होता है मोहम्मद बिन तुगलक, जो मंगोलों को हराने के लिए अभियान भेजता है। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना, हालांकि गलत परिस्थितियों के कारण यह अभियान असफल हो जाता है। पहले खुरासान की स्थिति कमज़ोर थी, बाद में यहाँ की स्थिति मजबूत हो गई, इसलिए इस अभियान को रोकना पड़ा। इसके प्रभाव ये हुए कि सैनिकों में असंतोष फैला और राजकोष में व्यय का जो भार है, यहाँ भाव लिखा है लेकिन भार है, वह काफ़ी बढ़ गया। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि हुई। तो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि होने से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान देखने को मिलता है। वो कैसे? तो यहाँ देखते हैं। जो दोआब था, दोआब बोले तो गंगा यमुना का दोआब, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, प्राचीन काल से गंगा और यमुना नदी के होने के कारण काफ़ी समृद्ध भूमि वाला क्षेत्र माना जाता है। अब यहाँ पर फसल हर साल अच्छी होती थी, तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि इस बार भू राजस्व की दर को बढ़ा दिया जाए और ये दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक होता है अलाउद्दीन खिलजी के बाद, जो भू राजस्व दर को 50% कर देता है, क्योंकि इसने देखा कि खुरासान अभियान नकली मुद्रा सांकेतिक मुद्रा चलाने या राजधानी परिवर्तन में पहले ही काफ़ी ज़्यादा धन खर्च हो चुका है। अब ये सोचता है कि राजकोष को कैसा भरा जाए, तो इसको लगता है कि इस के जरिए दोआब में कर वृद्धि के जरिए राजकोष को भरा जा सकता है। ये उसका एक बिल्कुल परफेक्ट प्लान था, लेकिन कहते हैं कि नियति को अगर मंजूर नहीं तो वो हो भी नहीं सकता। दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ जाता है और स्थिति यहाँ पर अकाल पड़ जाता है और यहाँ पर जो फसल वगैरह होती है वो सब खराब हो जाती है। लेकिन राज्य जो रहता है वह फिर भी कठोरतापूर्वक कर वसूलता है। परिणाम स्वरूप किसानों के विद्रोह होते हैं। विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक को सुधार करते हैं, जैसे दीवान ए अमीर कोही जो कृषि विभाग होता है उसको स्थापित करता है। यह विभाग किसानों को सिंचाई सुविधा, बैल, बीज आदि के लिए तकावी यानी कि जो सोनधर है, तकावी एक प्रकार का ऋण होता है। और ये भी ध्यान रखना कि सल्तनत काल में पहली बार कृषकों के कल्याण के लिए कृषि विभाग की स्थापना दीवान ए आमिर को ही ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने नकदी फसल उपजाने हेतु किसानों को प्रेरित किया। लगभग 70,000 वर्गमील क्षेत्र में उसने नकदी फसल उपजाई। कृषि क्षेत्र में रास्यावर्तन प्रणाली लागू करने के लिए किसानों को प्रेरित किया। रास्यावर्तन प्रणाली किसे कहते थे? तो फसल बदल बदल कर बोना। जैसे आज के समय पर हम देखते हैं कि एक ही भूमि पर अगर आप एक ही प्रकार की फसल बार बार लगाते हैं तो उसकी उर्वर क्षमता कम होती है। लेकिन अगर फसल बदल बदल कर बोई जाए
तो उर्वरक क्षमता बनी रहती है। ये कैसे होता है? देखो, अगर ये आजकल नए वैज्ञानिक शोधों में ये भी बताया जा रहा है कि हम जो वृक्षारोपण करते हैं वो हम बिना मिट्टी की उर्वरक क्षमता जाने, हम बिना मिट्टी परीक्षण के एक ही प्रजाति के पेड़ बहुत सारे लगा देते हैं। उससे क्या होता है, एक ही प्रजाति के पेड़ एक ही खपत में चीज़ें लेते हैं भूमि से। उनका जो भोजन वगैरह होता है, उर्वरक चीज़ें जो उन्हें चाहिए होती हैं, वो एक ही क्वांटिटी में लेते हैं। इससे क्या होता है कि भूमि एक ही मात्रा में पेड़ों को पोषक तत्व प्रदान करती है। इससे उसकी जो कैपेसिटी रहती है वो कम हो जाती है। जबकि अगर हम वृक्षारोपण में अलग अलग वैरायटी के पेड़ लगाते हैं तो हर पेड़ की अलग अलग प्रकार की जो क्षमता होती है पोषक तत्व लेने की, वो अलग अलग होती है, कम ज़्यादा होती है। इससे पृथ्वी जो खेती है या जो भूमि है वो बैलेंस बना के रखती है। यही कारण है कि जो फसल चक्र का सिद्धांत यहाँ पर दिया जाता है कि आपको फसल बदल बदल कर बोनी चाहिए। इससे जो भूमि है उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है और उसकी उर्वरकता बनी रहती है। तो यहाँ पर जो इसको फसल चक्र को रस्यावर्तन यहाँ पर कहा गया है। और ये रस्यावर्तन प्रणाली लागू करने के लिए किसानों को मोहम्मद बिन तुगलक प्रेरित करता है, जिससे भूमि की उत्पादकता बनी रहे। आकाल संहिता का निर्माण करवाता है और ऐसा करने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। तकावी ऋण लेकर जनता यहाँ पर वापस नहीं करती है और राजकोष पर भार पड़ जाता है। मतलब एक तो अकाल पड़ रहा है तो ये जनता की मदद कर रहा है और जनता इसको ही चूना लगा दे रही है, तो यहाँ पर ऋण नहीं मिलता है। और ये भी यहाँ पर ये योजना भी इनकी फैल मार जाती है। फिर कराची लिया कराजल अभियान, जो कुमायूं या उत्तराखंड क्षेत्र है वहाँ पर ये आक्रमण करते हैं। अब इस पर आक्रमण करने का क्या कारण था कि यहाँ पर पहाड़ी राज्य स्थित थे। अब क्या था कि यहाँ पर सल्तनत के नियंत्रण में इनको लाना चाहते थे। क्यों लाना चाहते थे? क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र थे और सल्तनत की सेना आसानी से आ नहीं पाती थी। तो कोई भी विद्रोह जो सुल्तान के खिलाफ होता था, विद्रोही बचकर इस क्षेत्र में आ जाते थे और यहाँ के राजा उन्हें बाकायदा शरण दे देते थे। तो विद्रोहियों की शरण स्थली ये बन चुका था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे सल्तनत के शासक और मोहम्मद बिन तुगलक इस समस्या को जड़ से मिटाना चाहता था। ये क्षेत्र सुल्तान के अधीन नहीं थे। इन्हें जीतकर अधीनता स्वीकार करवाना व विद्रोहियों की शरण को रोकना था। जबकि बर्नी यहाँ पर कहता है कि चीन विजय उसका उद्देश्य था, जो बहुमान्य मत नहीं है। हालांकि वह विद्रोहियों को समाप्त करने के लिए इस क्षेत्र को जीतना चाहता था। मोहम्मद बिन तुगलक खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1,80,000 की सेना कराचिल अभियान पर भेजता है। खुसरो मलिक ने कराचिल क्षेत्र के स्थानीय राजाओं को पराजित कर दिया और अधीनता स्वीकार कर दी। अब उसको लगता है कि भाई बहुत आसानी से मैं जीत गया हूँ, तो क्यों ना आगे के जो राज्य हैं उन्हें भी मैं जीत लूँ। तो वह आगे तिब्बत की ओर बढ़ता है और यहाँ पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है और यह दिल्ली क्षेत्र की सेना होती है, तो इन्हें ऐसी कंडीशन से निकलने की जो टेक्निक होती है वो इनको पता नहीं रहती है कि अचानक अगर बर्फ़बारी तेज़ हो जाए या तूफ़ान आ जाए तो बचा कैसे जाए। तो यहाँ पर ये खुसरो मलिक ने कराचिल क्षेत्र स्थानीय राजाओं को पराजित करके ये तिब्बत की ओर बढ़ जाता है, जहाँ मौसम की मार और दुर्गम भौगोलिक स्थिति, एक तो पहाड़ी क्षेत्र, ऊपर से बहुत फटियाल ठंड और बर्फबारी भयंकर की तूफान, इन सब की स्थिति के कारण जो सेना रहती है वह रास्ता भटक जाती है और स्थानीय शासक यहाँ पर लगातार आक्रमण करते रहते हैं। तो इनकी जो सेना रहती है वह कमज़ोर पड़ जाती है और संपूर्ण सेना यहाँ पर नष्ट हो जाती है। एल्फिंगस्टन यहाँ पर कहते हैं इस घटना के बाद कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वह पागल है, सनकी है, और पागल सनकी सुल्तान उसको वह यहाँ पर कहते हैं। अब एल्फिंगस्टन का समर्थन यहाँ पर लेनपुल और स्मिथ भी कहते हैं। अब 1341 ईस्वी में चीन का शासक तैगुन तिमर का दूत मंडल मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है और 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन के दरबार में भेजता है। 1333 ईस्वी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा और बाद में ठीक 9 साल बाद 1342 ईस्वी में 9 साल नहीं 11 साल बाद 1342 ईस्वी में ये इसी इब्न बतूता को
चीन भेज देता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया था इब्न बतूता पर। इसको उसने दिल्ली का काजी बनाया था, लेकिन ये इसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक दुखी होकर फिर इसको चीन भेज देता है अपना दूत बनाकर। 1342 ईस्वी में वह चीन भेज देता है और इब्न बतूता चीन से वापस मोरक्को चल जाता है और फिर कभी भारत नहीं आता है। अपनी रचना किताब ए रहला में वह मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में वर्णन करता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमा वर्ग के विशेषाधिकार समाप्त कर उन्हें न्याय की परिधि में लाया था। प्रशासन में उलेमा का हस्तक्षेप उसने समाप्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुम्स की दर को उलट दी और अलाउद्दीन खिलजी ने जिस तरह से किया था उसी तरह कर दिया था। शरीयत कहता है कि जो खुम्स क्या है, तो लूट के धन पर अगर आपको कहीं गड़ा हुआ खजाना मिला है, अगर खदान से आपको सोना मिला है, कोई बहुमूल्य धातु मिली है, तो शरीयत के अनुसार ये नियम है कि 80% उसका मूल्य आपको मिलेगा और 20% आपको राजकोष में जमा करवाना पड़ेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दो ऐसे सुल्तान रहे जिन्होंने इस दर को उलट दिया कि 80% आपको सुल्तान को देना पड़ेगा और 20% आपको आपका मेहनताना मिलेगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर इस तरह की दर कर देता है और एमबीटी ने अमीर वर्ग पर भी नियंत्रण लगाया, जिससे अमीरों में असंतोष बढ़ा। एमबीटी के समय अमीरों के 33 विद्रोह होते हैं और ये एक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही होते हैं, जिसमें 27 विद्रोह केवल और केवल दक्षिण भारत में ही होते हैं। क्योंकि इसकी दक्षिण भारत की नीति जो होती है वह समुद्रगुप्त और अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों से विपरीत होती है। ये दक्षिण भारत में विजय करके उन्हें करद राजा यानी कि उनसे कर प्राप्त करना ही इसका उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि पूरी तरह से वहाँ पर डायरेक्ट शासन करना इसका उद्देश्य होता है। यह दक्षिण भारत के राज्य को हराता है और वहाँ पर अपने अधिकारी नियुक्त कर देता है। जब ये उत्तर भारत तक पहुँचता है तो क्षेत्रीय